Hello everyone, how are you all? I hope you all doing well. This is Shivangi in front of you and I welcome you to all in Game Changer IS IPS Academy. हम लोग अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला डिस्कशन है वो हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में है। 2018 में इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका जो भी ऑपरेशन है उससे पूछा गया था। तो अब देखो बेसिकली ये अभी न्यूज़ में क्यों है, तो देखो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको बैन करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। और ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन को रिफ्यूज करने का जो भी बैन करने का जो भी डिसीजन है ये कौन ले सकता है, ये बैंक ले सकते हैं अपने जो भी लीगल एडवाइज़र हैं और उनके जो भी कॉम्प्लायंस डिपार्टमेंट है उनसे एडवाइस लेकर। ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये एक बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी है कि उन्हें ये देखना है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसे करना है या फिर नहीं करना है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये है क्या। तो देखो बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, ये सर्व करता है एज ए अम्ब्रेला बॉडी जो भी रिटेल पेमेंट हो रही हैं इंडिया में उसके ऑपरेशन के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू और उसके साथ ही साथ नेशनल बैंक एसोसिएशन भी थे जिसका प्रोविज़न क्या था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये प्रमोट की जा रही है आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में टिल मेजर प्रमोटर जो बैंक है उसके थ्रू। अब हम लोग अगर हम बात करें कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन कौन से पेमेंट सेटल सिस्टम को ऑपरेट करती है, तो देखो इसका बेसिकली ये जो पेमेंट सेटलमेंट को ऑपरेट करती है इनमें से ये सारे पेमेंट को ये ऑपरेट करती है। आप इसको लर्न कर सकते हो बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ नेशनल फिनेंशियल स्विच, देन उसके बाद कौन से आते हैं इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जिसे हम लोग क्या कहते हैं IMPS। इकोनॉमी में आप इसके बारे में पढ़ोगे भी सेपरेट कि IMPS बेसिकली होता क्या है। उसके बाद क्या है एफिलिएशन जो भी होते हैं रुपए कार्ड के, जिसमें से डेबिट कार्ड भी उसके आते हैं, प्रीपेड कार्ड भी आते हैं जो कि बैंक इशू करता है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के थ्रू इशू की जा रही हैं, या कोई अदर एंटिटी है जो कि RBI ने अप्रूव्ड कर दिया है वो इशू करता है। देन उसके बाद ये नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, इसके ऑपरेशन को भी NPCI जो होता है ये ऑपरेट करता है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये भी NPCI के थ्रू ऑपरेट की जाती है। ऑपरेशन ऑफ चेक एंड ट्रांजैक्शन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये कुछ ऑपरेशंस थे जो कि ये हैंडल करता है। अब हम लोग देखते हैं कि NPCI के बेसिकली प्रोडक्ट क्या हैं। तो इसके प्रोडक्ट जो है रुपए, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, भारत इंटरफेस फॉर मनी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, एंड UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भीम से 2018 में इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इसके फीचर्स के बारे में किस तरीके से ये होता है। तो ये 2018 प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, फ्यूचर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो ये कुछ पेमेंट थे, प्रोडक्ट थे NPCI के थ्रू। तो हम लोग देखते हैं कि NPCI ने क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेड है उसको रिफ्यूज़ करने से मना क्यों किया, उसको उसके बैन करने से क्यों रिफ्यूज़ किया। तो देखो NPCI का जो डिसीज़न है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में भी डिसीजन सुनाया था उसके बेस्ड है, और ये रूल करता है और ये एक इंस्ट्रक्शन को सेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि 2018 में सेट किया गया था। और जो कि बैंक ने इन्होंने क्या कहा था कि बैंक और जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं ना,
जिन्हें डील करना है वर्चुअल करेंसीज और प्रोवाइड करना है सर्विसेज, जो भी फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए, अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, उसको बैन करने के लिए। अब एनपीसीआई ने क्या किया, मतलब 2018 में आरबीआई ने ये अपना जो इंस्ट्रक्शन है उसको सेट किया था। एनपीसीआई ने क्या किया है, इन्होंने ब्लॉक नहीं किया है जो भी ट्रेड जो होते हैं आरबीआई के थ्रू क्रिप्टो करेंसी के थ्रू किया गया है। और आरबीआई जो होता है ना, ये एक डायरेक्टिव डिसीजन के थ्रू नहीं आया है एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। ओके, तो ये कुछ इश्यूज जो है वो चल रहे थे। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखो, क्रिप्टो करेंसी में भी क्वेश्चंस क्रिप्टो करेंसी से पूछे जाते हैं, 2020 में भी पूछा गया था। तो क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ये एक डिजिटल करेंसी है जहाँ पर जो होता है डिजिटल करेंसी, ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू होता है, जैसे कि हमारे व्हाट्सएप से मैसेजिंग भी इंस्क्रिप्शन के थ्रू होता है। तो ये इंस्क्रिप्शन टेक्निक जो होता है ना, ये बेसिकली यूज की जाती है, जो कि रेगुलेट करेगा कोई भी जो जनरेशन यूनिट है, किसके लिए, करेंसी के लिए, और वेरीफाई करेगा जो भी फंड का ट्रांसफ़र हो रहा है, और ऑपरेट करेगा इंडिपेंडेंटली किसी भी सेंट्रल बैंक में। ये वर्क करती है एज ए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो बिटकॉइन और ये सारे इसके एग्जांपल हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डिमांड क्या है। तो जो भी इसके बेसिकली डिमांड क्यों है, क्रिप्टो करेंसी ये बेसिकली डिमांड में क्यों रहता है। तो देखो, जो फंड जो होता है ना, ट्रांसफ़र होता है टू पार्टीज़ के बीच में, तो ये ईजिली मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू बिना किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस से, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर बैंक। तो डायरेक्टली इसको, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड नहीं करते, डायरेक्टली जिस पर्सन को भेजना है उसी को जाता है, तो सेम उसी बेसिस पे क्रिप्टो करेंसी भी वर्क करती है। ये चीपर होती है एज कम्पेयर टू जो हमारे अदर अल्टरनेटिव सोर्स है, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या फिर जो अदर मीडियम है। पेमेंट जो होती है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, ये सेफ है, सिक्योर है, और ऑफर करती है अनप्रेसिडेंटेड लेवल जो होता है एनोनिमिटी को। अगर हम मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी के सिस्टम की बात करें ना, तो मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी का जो सिस्टम है ना, ये मतलब कि एज जैसे कि यूजर का वॉलेट होता है ना, उसके साथ आता है, और जो भी उसका एड्रेस, अकाउंट का जो एड्रेस होता है, जो कि एक्सेसिबल होगा पब्लिक की एंड प्राइवेट की के लिए ही। पब्लिक की जो होता है ये तभी जाना जाता है, ये जो ऑनर होता है वॉलेट का, वही जान सकता है। फंड जो होता है ये कंप्लीट हो जाता है, इसकी जो प्रोसेसिंग की फ़ीस जो होती है वो भी कम रहती है। तो बेसिकली ये सारे कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से ये डिमांड में रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर किसी चीज़ के एडवांटेजेस होते हैं तो कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के कुछ डिसएडवांटेजेस जो हैं वो क्या है। तो देखो, जो ये क्रिप्टो करेंसी है ना, ये ऑलमोस्ट हिडन नेचर का होता है। जो ट्रांजेक्शन इसमें होता है ना इसके थ्रू, ये ऑलमोस्ट हिडन होता है। मतलब आप समझ सकते हो, व्हाट्सएप पे जो चैट करते हो टेलीग्राम में, या फिर आप वैसे मैसेज करते हो, तो बेसिकली अगर व्हाट्सएप का एग्जांपल है तो वो भी इंस्क्रिप्शन टाइम में होता है, इनक्रिप्टेड होता है। तो वैसे यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन होता है जो कि बेसिकली हिडन नेचर का होता है। और ये मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ है ना, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टैक्स इन्वेजन हो गया, और टेरर फाइनेंसिंग हो गई, वो भी इसको अट्रैक्ट कर सकता है। ये मतलब इसके थ्रू अट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये हिडन होता है। पेमेंट जो होता है इसका इनरिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। और क्रिप्टो करेंसी जो होती है ये नहीं एक्सेप्ट करती है एवरीवेयर, हर जगह ये नहीं एक्सेप्ट करती है। इसकी जो वैल्यू है वो भी लिमिटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन हो गया, इसका कोई रूट नहीं है किसी भी मटेरियल गुड में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे क्रिप्टो करेंसी से। तो आई होप आप लोगों ने एनपीसीआई के बारे में पढ़ा, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, वैसे ये इसमें एग्ज़ाम के लिए तो कम चांसेस है कि पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता है कि अगर ये करंट इशू जो है चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखो क्या है कि फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड, ये फेसबुक का ओवरसाइट बोर्ड होता क्या है, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसके क्या क्या फीचर्स हैं,
बेसिकली वो हम लोग देखेंगे। और ये अभी न्यूज़ में क्यों है? तो देखो, फेसबुक ओवरसाइट जो है ना, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हेल्ड किया है जो भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, ठीक है ना, जो कि डिसीजन लिया सोशल मीडिया नेटवर्क के थ्रू एक डिसीजन लिया गया था 7 जनवरी को। वो डिसीजन ये था कि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उनको फेसबुक का जो प्लेटफॉर्म है उससे बैन करना, ठीक है ना। तो ये फेसबुक ओवरसाइट बोर्ड ने डिसीजन लिया था। अब देखो, जो ओवरसाइट बोर्ड है ना, ये इसको सेटअप किया गया था एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है ना। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि हेल्प करेगा, जो भी फेसबुक का फिगर है उसका जो भी कंटेंट है, ये अलाउ करेगा और डिसअलाउ करेगा कि किसको हमें कंटेंट में रखना है, किसके आईडी को रखना है और किसे रिमूव करना है। तो ये बेसिकली डिसीजन कौन लेता है? ये जो बोर्ड है ये लेता है, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है ना। फेसबुक जो होता है और उसके जो यूजर हैं, ये रिफ़र कर सकते हैं जो भी केस होते हैं इस बॉडी को। डिसीजन जो होता है इस बॉडी का, वो फेसबुक पे बाइंडिंग नेचर का होता है। इसका जो डिसीजन है उसको फेसबुक को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये जो बोर्ड है, इसको 2018 में अनाउंस किया गया था, बट ऑफिशियली ये अक्टूबर 2020 में बिगेन हुआ था। अब देखो, जो बोर्ड है, इसकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए फेसबुक ने क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था इनवोकेबल जो ट्रस्ट था, $130 मिलियन का इनिशियल इसकी जो फंडिंग थी, जो कि एक्सपेक्टेड था कि ये कवर करेगा जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसका जो कॉस्ट है स्टार्टिंग जो हाफ डिकेड में था। और उसके बाद कोई भी नॉमिनेट कर सकता है, मतलब कि जो भी कैंडिडेट होंगे उस मेंबरशिप में लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो रिकमेंडेशन का पोर्टल है, जो कि यूएस लॉ फर्म बैकर मैकेंजे जो हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं, तो उसमें कोई भी पर्सन मतलब कि इस बोर्ड में ये मेंबर होना चाहिए, तो उसके नॉमिनेशन के लिए वहाँ पर अपनी रिकमेंडेशन है वो दे सकता है। तो बेसिकली ये था हमारा जो आर्टिकल था फेसबुक ओवरसाइट के बारे में था। इसमें हम बेसिकली ये पढ़ सकते हो कि इसका जो नेचर है ये बाइंडिंग होता है, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड इसको एज ए इंडिपेंडेंट बॉडी इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। और इसको कब अनाउंस किया गया था? 2018 में, एंड कंटिन्यू हुआ था 2020 में। ओके, सो आई होप यू क्लियर अबाउट दैट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो हमारा पार्कल सोलर प्रोब के बारे में है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं पार्कल पोलर स्रोप बेसिकली नई कुछ सच्चाई है वो क्या है, एंड पार्कल सोलर प्रोब जो बेसिकली ये है क्यों। तो देखो, ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो नासा का, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि पार्कल सोलर प्रोब जो मिशन है ये है कहाँ का। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो पार्कल सोलर प्रोब मिशन है ना, ये बेसिकली नासा का है, ठीक है ना। अब क्या किया है इन्होंने कि नासा का जो पार्कल सोलर प्रोब है, इन्होंने डिटेक्ट किया है एक नेचुरल रेडियो सिग्नल को, ठीक है ना। क्या किया है? नेचुरल रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया है, जो कि ये रिवील्ड करता है, ये बताता है कि स्पेसक्राफ्ट जो है उसका क्या होता है, वो फ्लोन हो रहा है किसके थ्रू? जो भी प्लैनेट का अपर एटमॉस्फेयर है उसके थ्रू वो फ्लोन कर रहा है। और ये फर्स्ट टाइम मतलब कि डायरेक्ट मेजरमेंट किया गया है वेनुसियन एटमॉस्फेयर का, ठीक है ना, जो नियरली 30 ईयर के अराउंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा डायरेक्ट मेजरमेंट किया गया है। अब फाइंडिंग क्या हुई है यहाँ पर, जैसे कि हमारा अर्थ है, वैसे ही जो वीनस का स्पॉट है वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है ना। और उस इलेक्ट्रिकली चार्ज है जो भी उसकी अपर एज है एटमॉस्फेयर की, तो वहाँ पर जो अपर एज है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज है। उस अपर एयर को हम लोग क्या कहते हैं? आयनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है कि ये एक सी होता है चार्ज गैसेस का, या फिर इसको प्लाज्मा भी कहा जा सकता है, जो कि नेचुरली इमिट रेडियो वेव है।
अगर हम लोग इसके इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये देखो, ये जो डिस्कवरी है ना, ये कंफर्म करती है कि जो वीनस का अपर एटमॉस्फेयर है ना, ये क्या होता है, ये पजलिंग चार्ज के थ्रू अंडर मतलब जाता है कहाँ पर, सोलर साइकिल के ओवर, जहाँ पर क्या होता है कि सन जो होता है अपना 11 ईयर एक्टिवली वहाँ पर साइकिल करता है। ये मार्क करता है लेटेस्ट क्लू को, जो कि क्या करता है, अनटेंजिंग, कि किस तरीके से जो वीनस है और अर्थ है वो क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है ना। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये एक सिमिलर प्रोसेस है, जैसे कि अर्थ एंड वीनस जो है वो ट्विन करते हैं। दोनों ही क्या है, रॉकी हैं। इनका जो साइज और स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अर्थ एंड वीनस का सिमिलर है, लेकिन क्या है कि इनके जो पाथ हैं वो डाइवर्ज हैं बर्थ के बेसिस पे। वीनस जो है वहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो लैक करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ज़्यादा, और इसकी जो सरफेस है वो ब्रोल्स है। कहाँ पर, उसका जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो होता है, टेम्परेचर वहाँ का हाई होता है, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंट था वीनस का अर्थ से। अगर हम बात करें कि ये बेसिकली पार्कल सोलर मिशन जो है, पार्कल सोलर प्रोब मिशन जो है, ये बेसिकली है क्या, तो ये मिशन जो होता है ना, ये किस लिए लाया गया, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो देखो, ये जो मिशन था ना, ये क्या था, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था या फिर क्या वर्क है, तो ये बेसिकली रिवोल्यूशनाइज करेगा जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है सन के बारे में। ठीक है ना, कि किस तरीके से जो कंडीशन है वो चेंज कर रही हैं, हो रही हैं, कि वो चेंजिंग कंडीशन किस तरीके से वो प्रोपगेट कर सकती हैं सोलर सिस्टम में, और किस तरीके से वो अर्थ या फिर अदर पार्ट जो है वर्ल्ड के, उसको क्या कर सकते हैं, अर्थ और जो अदर वर्ल्ड है, मतलब प्लैनेट की बात कर लो या फिर वर्ल्ड को किस तरीके से वो इफेक्ट कर सकते हैं। पार्कल सोलर प्रोब जो है ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करती है, ट्रेवल करती है, और ये जो अर्थ का सरफेस जो होता है उसके ये क्लोज रहती है। इसी वजह से ये क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट को और रेडिएशन की जो कंडीशन होती है उसको फेस करती है, बट उसके बाद भी अल्टीमेटली क्या करती है, ये ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करते हैं, जब ये मतलब कि जो भी स्टार है उसके ऑब्जर्वेशन या फिर उसके क्लोज जब भी ये जाती है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगर मिशन की बात करें तो सन के बारे में जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, सोलर सिस्टम के बारे में जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये उसको क्या करेगा, ये इसको रिवोल्यूशनाइज करेगा। ठीक है ना। अगर हम इसकी जर्नी की बात करें, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो देखो इसके क्या मिशन था, तो ये मतलब कि क्या था कि जो भी सन का एटमॉस्फेयर है उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, ये बेसिकली उसको अनलॉक करना चाहता था। ठीक है ना। और पार्कल सोलर प्रोब जो है, ये वीनस की ग्रेविटी को यूज करता है जब ये 7 फ्लाई बाइस में जाता है, और ये क्या बेसिकली नियरली 7 ईयर जो होता है, क्या करते हैं, सन के क्लोज आता है और वहाँ पर ऑर्बिट करता है। और उसके बाद क्या है, जैसे कि पहले बताया था कि ये सन के एटमॉस्फेयर के थ्रू क्या करता है, ये फ्लाई करता है, और ये 3.9 मिलियन मील्स जो होते हैं, हमारे जो स्टार होते हैं उसके क्लोज होता है। ठीक है ना। ये मरकरी पे भी मतलब कि ऑर्बिट करता है मोर देन 7 टाइम, और अदर जो स्पेसक्राफ्ट है उसके पहले जाने से पहले ये मरकरी में पहले वहाँ पे ऑर्बिट करेगा, देन अदर जो स्पेसक्राफ्ट है वहाँ पर ये जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद जो होता है, इसके बेसिकली जो अगर हम लोग डिटेल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये बेसिकली ये है कि ये ट्रेस करता है जो भी एनर्जी का फ्लो है। ठीक है ना, जो फ्लो है एनर्जी का उसको ट्रेस करता है, और जो हीट है और जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है सोलर का जो भी कोरोना है वहाँ पर, एंड सोलर विंड में। उसके बाद क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है जो भी स्ट्रक्चर है और डायनेमिक है प्लाज्मा का और मैग्नेटिक फील्ड का, जब वहाँ पर कैसे, जब वहाँ पे सोलर सोर्स होते हैं सोलर विंड के, देन उसके बाद ये एक्सप्लोर करता है जो भी मैकेनिज्म है जो कि एक्सिलरेट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है एनर्जेटिक पार्टिकल। तो ये बेसिकली पार्कल सोलर प्रोब के बारे में था।
आई होप यू क्लियर अबाउट दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे जो भी इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होंगे उस पे। तो थैंक यू सो मच, सी यू एट नेक्स्ट क्लास।